फर्स्ट केस, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट केस। तो एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ठीक है, ये आता हुआ बॉल है, ये जाता हुआ बॉल है, राइट? तो इसका आता हुआ मोमेंटम कितना हो गया, म्यू, और जाता हुआ मोमेंटम भी क्या होगा, म्यू होगा। लेट अस से इट इज परफेक्टली, मतलब जितने मोमेंटम से आया था, जितने मैग्नीट्यूड से आया था, उतने मैग्नीट्यूड से वो रिटर्न जा रहा है। कैन यू टेल मी द चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस? जीरो होगा ही नहीं। कैसे जीरो होगा? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट? और अगर तुमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो तुमको उसको वेक्टरिकली ट्रीट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जीरो बोल देते हैं डायरेक्ट, पूरा वेक्टर ही रिवर्स हो गया। पहले मोमेंटम का वेक्टर किधर था, इस तरफ था, फाइनली मोमेंटम का वेक्टर ऐसा हो गया। सो दिस इज अ ह्यूज चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आता है? जस्ट इमेजिन ए बॉल जो जाके बैट के साथ जाके टकराता है, बॉल जाता है, उसके पास कितना मोमेंटम है, म्यू। जब बैट के साथ टकराएगा, व्हाट विल हैपन विद द वेलोसिटी? इट विल डिक्रीज विल बिकम जीरो। फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या बॉल तब तक क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, देखा होगा ना स्लो मोशन में, फिर वो खुलेगा ऐसा, फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर वो रिटर्न आएगा। इमेजिन हुआ, विजुलाइज हुआ मैंने क्या कहा? सो दिस इज हाउ द बॉल इंटरैक्ट्स विद द बैट। इज दैट क्लियर? सो इफ यू टॉक अबाउट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, इट हैज सफर्ड ए ह्यूज चेंज इन मोमेंटम बिकॉज एमयू लेफ्ट की तरफ था, फाइनली जब बॉल रिटर्न जाता है उसका मोमेंटम एमयू राइट की तरफ है, पूरा रिवर्स कर दिया है। बात समझ में आता है नहीं आता? इज दैट क्लियर? अगर कोई भाग भाग के मेरे तरफ आएगा, अगर मुझे उसको पूरा उसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो बहुत ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस और नो, राइट? तो इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट चेंज इन मोमेंटम, ये तो गलत है। चेंज इन मोमेंटम इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल इन दिस केस इज प्लस एम यू बिकॉज राइट की तरफ है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम यू बिकॉज ये किस तरफ है, दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। फिर से कह रहा हूँ, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम उसको स्केलर जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस हम क्या लिख देंगे, माइनस एम यू एंड फाइनली कितना हो जाएगा, 2 mu। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैंने बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखा, इसलिए मैं अलग से तुमको ये बता कर रखा, ठीक है? अच्छा, मोमेंटम बदल गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, इसको क्या हो गए, तो देख नहीं रहा, तू तो सो रहा है, वीडियो भी देख नहीं रहा। सही बोला है इसने, ऐसे भी बहुत लाल है तू, दिख रहा है ना, कश्मीर का सेब बना दूंगा, लेकिन बोल रहा तो चुपचाप बैठ के शांति से बैठ के सुन, क्या बोल रहा हूँ मैं। खिलाते पिलाते नहीं है क्या तेरे को घर पे, खाना पीना देते हैं? हाँ, कल से एक डंडा लेके आना। तो कभी किसी पेड़ को देखा जो सीधा मतलब रह नहीं पाता, एक डंडे को बांध के रखना पड़ता है। तेरे साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब हिल रहा है तू, सबसे स्वे कर रहा है। चलो इधर ध्यान से सुनो। सो इफ यू टॉक अबाउट, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि इस बॉल का मोमेंटम अगर बदल गया, 2 mu हो गया, इसका रीज़न क्या, व्हाई डिड द मोमेंटम चेंज? एंड द सिंपल आंसर टू दिस इज दैट, सर न्यूटन भैया ने क्या कहा था, मोमेंटम कब बदलता है, जब फोर्स लगता है। हाँ, जब फोर्स लगता है तभी मोमेंटम चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? राइट? एंड इन दिस केस बॉल में बहुत फोर्स लगा, बैट ने बॉल पे बहुत फोर्स लगाया। सो वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी कितना मोमेंटम चेंज हुआ किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। एंड ध्यान से सुनना, जितने ज़्यादा टाइम के लिए फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसको हम आराम से कह सकते हैं, देखो इसको अगर मैं सजा के लिखूं, लिख सकता हूं। सो इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज पी इनिशियल, दिस इज पी फाइनल, दिस इज 0 टाइम, दिस इज t टाइम, ठीक है ना? ओके, तो
इसको इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। क्या तुमको लग रहा है कि मैं F को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। जस्ट इमेजिन, बैट ने जो बॉल पे फोर्स लगाया वो कांस्टेंट थोड़ी ना होगा, वो तो वेरी करेगा ना। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है इस केस में, इस सिचुएशन में। किसी केस में हो सकता है। मैंने जो तुमको एग्जांपल दिया कि नहीं, बॉल बैट के साथ जाके टकरा रहा है तो बैट बॉल पे जो फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो वो फोर्स जो होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स लगेगा। ठीक है, उतना डिटेल्स में नहीं जाना, बस इतना समझ के रखना कि फोर्स जो है वो टाइम के साथ वैरी करेगा और इंटीग्रेशन के बाहर लेके मत आना इसको। ठीक है भाई, इधर इधर देखते हैं, नाम क्या है? हाँ हाँ, सिद्धार्थ। तो बिना देख के कैसे बोल रही है? ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट, जैसे कि हमने कहा कि मोमेंटम कितना बदलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना फोर्स लगा है और कितना टाइम पे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। बात समझ में आया? क्लियर? ओके। लेकिन यहाँ पर ना हम थोड़ा सा फोर्स को कैटेगराइज करेंगे, बिकॉज इफ यू थिंक प्रॉपरली, ये जो बॉल बैट के साथ जाके टकराता है, या यू कैन इमेजिन ए बॉल विच हिट्स ए रैकेट, टेनिस रैकेट को जो हिट करता है, राइट? इनफैक्ट क्रिकेट में देखा होगा कि जितने स्पीड से बॉल आता है उससे ज़्यादा स्पीड से बॉल रिटर्न भी जाता है, टेनिस में भी दिखता है, राइट? ओके, मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज आया होगा। जितने से आया उसको रिड्यूस किया होगा 0 तक, फिर इंक्रीज करके फिर रिटर्न भेजा होगा। सो दैट्स ए ह्यूज चेंज इन मोमेंटम। बट कैन यू टेल मी, ऐसे केसेस में जैसे कि बॉल बैट को हिट कर रहा है, टेनिस बॉल रैकेट को हिट कर रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द बॉल स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द रैकेट? फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? मतलब मोमेंटरी कॉन्टैक्ट होता है बॉल एंड बैट के बीच, या टेनिस बॉल या रैकेट के बीच। फिर भी इतना हाई मोमेंटम चेंज कैसे हो गया? द टाइम फॉर विच द बॉल हैज इंटरैक्टेड विद द बैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट? सो हाउ कम देयर इज अ ह्यूज चेंज इन मोमेंटम? एंड द ऑब्वियस आंसर फॉर दिस इज दैट कि सर टाइम कम हुआ तो क्या हुआ, जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। द फोर्स एक्टिंग इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ वेरी लार्ज। समझ में आया, राइट? अब अगर बैट से देता हूँ तेरे को मैं, इसको मज़ा आएगा नहीं आएगा बता? इवन दो द बैट विल स्टे इन कॉन्टैक्ट विथ यू फॉर ए वेरी 5 मिनट्स में इसको चोट नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा चोट कब लगता है? वो डंडा से खाया, कभी खाया है? एक केन बोलते, केन, पतला सा। मैं एक्चुअली डॉन बॉस्को में था, हाफलॉन्ग में, तो हमारा जो हेडमास्टर था ना, वो केन से मारता था, केन। सो इफ यू मूव द केन, वुंग वुंग आवाज़ करते हैं ऐसे करके। सो इन ऑर्डर टू टॉर्क पढ़ा तुम लोगों ने NLM में? नहीं पढ़ा ना? तो वो जब मारता था ना, तो इफ़ देयर इज़ अ लॉन्ग स्टिक, तो हाथ को ना स्टिक के यहाँ नहीं रखता था। मतलब इफ़ दिस इज़ द स्टिक, यहाँ रखने नहीं देता, स्टिक के यहाँ रखने देता था। दैट मीन्स यू हैव टू स्टैंड फार इन, यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। वो प्रिंसिपल तो और दूर है और डंडा तो और भी लंबा है। तो डंडे का जो एज है, डंडे का जो एज है ना, एज, उससे मारता था। बात समझ में आया? सो दैट डंडा विल स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द हैंड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट मार खाने के बाद ना, आधा घंटा 2 घंटे के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्लैक हो जाता था, ब्लैक। मतलब कभी एक्सपीरियंस किया कि दरवाजे में अगर हाथ दब जाता है तो ब्लड बोलते हैं कि क्लॉट हो जाता है, नॉर्मल बोलते नहीं खून मर गया, ऐसे बोलते हैं वो लोग। मतलब एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, बट दिस इज द ऐसे ब्लैक हो जाना था। बात समझ में आए? तो ऐसे फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये जो मार खाते थे ना हम लोग स्कूल में, मार खाना से ज़्यादा डरावना था मार खाने के लिए वेट करने को। क्योंकि मारते कैसे थे? लाइन में खड़ा करते थे, ठीक है? जो सबसे पहले खड़ा हुआ है उसका मिजरी, उसका ट्रेजेडी तो इमीडिएटली खत्म। जो लास्ट में खड़ा हुआ है, एक तो फिजिकल टॉर्चर है ही, आएगा, आ रहा है, एक तो मेंटल टॉर्चर। मतलब लोग, बच्चे पूरा बिलक जाते थे, मतलब मारने के बाद पूरा लेट जाते थे, मतलब ज़मीन में, इतना ज़ोर से खाते थे। तो देखे जा रहा, मैं भी पीछे रहता था, कभी कभी देख रहा हूँ, एक लेट रहा, दूसरा लेट रहा। और कभी कभी क्या होता था कि मारने का तो हाथ हटा दिया 1 बार 2 बार,
तो प्रिंसिपल क्या करता था, गर्दन पकड़ता था फिर बम्स में देता था। 2-2 करके अगर हाथ में मिलता है उस बंदे को 4-4 मिलेगा ना। बहुत अभी तो अभी एक्चुअली तुम लोग का जनरेशन बदल गया। हमारे टाइम में फ्री का मारते थे वो लोग। ऐसे नहीं, हम लोग भी बदमाशी करते थे और क्लास में मारते थे। देखो जब पूरा क्लास हल्ला करता है, पूरा हर क्लास जब हल्ला करता है तो भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल पनिशमेंट मिलती है। हाँ, इसीलिए तो लाइन में खड़ा करते थे, सबको लाइन में खड़ा करके देते थे। और एक मैडम थी जो सुला के मारती थी। सब बेंच में सो जाओ तो पीठ जो होता ना, पीठ बहुत इजी होता था। जैसे सो रही है, फाट 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 करके मार के जाती थी। अभी तो आई थिंक सो तुम लोगों को तो मारते नहीं है स्कूल में ना, कॉर्पोरल क्या क्या। हाँ मेरे क्या समझा नहीं मैं। अरे अकेले में कभी मार खाएंगे। बहुत एक बार क्या होता, मतलब अभी सोचता हूँ तो क्रुएल्टी समझ में आता है मेरे को। वुडन स्केल देखा है ना, तो पता नहीं मुझे बस वो सीन याद आ रहा है। मतलब बहुत इट्स हाफलोंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कोई गया है वहाँ पर? एनीवन? हाफलोंग क्या क्या अच्छा नाम सुना होगा, राइट। तो हमारे स्कूल के पीछे वैली था, मतलब मस्त। मुझे पता नहीं मैं किस लिए मार खाया, अभी भी याद है कि नहीं। 3rd फ्लोर में था, एक मैडम थी तो उसने बोला मतलब हाथ आगे करो, हाथ में स्केल था। तो मैंने सोचा वेरी गुड, ओके ठीक है, हाथ आगे बढ़ाना। तो हमने हाथ आगे बढ़ा दिया। तो मैडम बोला ऐसा नहीं, ऐसा। सब मेरा फट गया कि मैं फाइन ठीक है, ऐसा होना चाहिए। स्केल कैसे होता है? स्केल है किसी के पास? स्केल है क्या? तो स्केल फ्लैट नहीं दिया, वो वुडन स्केल होता है ना, तो स्केल को भी ऐसे कर दिया। तो वो जो प्रोसेस हो रहा था, मैं जो देख रहा था, हाथ ऐसे से ऐसा, उसके बाद यहाँ पर जो जॉइंट्स में मारे ऐसे करके। तो मैं सोचता हूँ कितना सैडिस्ट आदमी होता होगा यार, कोई कौन किसको ऐसे करके मारता। हाँ आपने पीछे का पार्ट स्किप कर दिया। मुझे सही में मुझे याद नहीं है क्यों मार खाया। मैं प्रैक्टिकली मुझे याद नहीं, मार खाया बस इतना याद है। या मतलब अच्छी बात इतना याद नहीं रहता जितना बुरा बात याद रहता है। गेटिंग द पॉइंट। तो बहुत मार खाया मैं। उसके बाद एक बार हुआ था, मैंने अपने दोस्त को मारा था इन द सेंस वो ऐसे बैठा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बैग लिया, बैग लेकर उसके सर पे मार दिया ऐसे ही जब करते हैं। और क्या कर, उसका जीभ जो था ना उसके दांत के बीच में था, पता नहीं क्या कर रहा था वो। और ये जिस हाइट का है ना, ये जिस उससे ज़्यादा हाइट का था। मतलब स्कूल में सोचो कितने छोटे होते हैं वो। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मेरे को देखा, मैं देख रहा हूँ अभी तो देख रहा हूँ खून निकल रहा है। वो मेरे तरफ देखा, मैं उसकी तरफ देखा, फिर मैं भागा डायरेक्टली। और वो भी मेरे पीछे भागा। मतलब वो जो डर होता है ना, मतलब मार खाने का, दरवाज़ा टाइम भाग के क्या कर रहा हूँ, ऐसे लॉबी में जितने सारे दरवाज़ा है सब में क्लास चल रहा है। तो यह तो बहुत कंजस्टेड है ना। तो बाकी नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है कि गैप्स होते हैं राइट बीच में। तो बचने के लिए टीचर है, क्लास में घुसता हूँ, टीचर भी मेरे तरफ देख रहा है, वो रुक नहीं रहा। मैं पूरा राउंड मार के घूम के फिर दूसरे क्लास में घुसता हूँ, वो रुक नहीं रहा। फिर फाइनली स्कूल के बाहर चला गया, बहुत बड़ा स्कूल था। राउंड मारते 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 फाइनली वो थक गया। तो वहाँ पर थका हुआ था, मैं दूर से सॉरी बोला, फिर चेक किया कि नहीं थोड़ा ठीक है, फिर धीरे धीरे गया, फिर सब ठीक हो गया। बहुत अच्छा नाश्ता था वो, अभी भी याद, वो सब दिन याद नहीं आता। और एक बहुत मतलब मेरे लाइफ का जो सबसे हाँ, और एक डरावना सिचुएशन था। मैं लास्ट जिस कोचिंग में था ना, उसके डायरेक्टर के साथ, और नहीं ये थोड़ा पॉज कर दो यार। वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पल्सिव फोर्सेस, और हम बेसिकली ये कह रहे थे कि कितना मोमेंटम चेंज होगा 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इवन दो टाइम इन्वॉल्व इज वेरी लेस, बट इफ द फोर्स इज वेरी हाई इट विल कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम। और ऐसे फोर्सेस को हम झटका बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। झटका मतलब इम्पल्सिव फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके। अभी अगर मैं किसी भी इम्पल्सिव फोर्स का फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो टाइम बहुत छोटा होगा लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। दिस इज फोर्स, दिस इज टाइम, लेट अस से दिस इज t1, लेट अस से दिस इज t2। तो कुछ ऐसा ग्राफ बने, समझ में आ रहा? टाइम इन्वॉल्व इज वेरी लेस बट द
फोर्स एक्सर्टेड इज वेरी हाई, ठीक है ना। तो देखो ऐसा भी केसेस होता है कि फोर्स ज़्यादा नहीं है लेकिन टाइम इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम चेंज हो गया। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है जब फेंकते हो, प्लस यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता क्योंकि उस तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होता है, यू साइन थीटा। जब वो ज़मीन पे रिटर्न आता है माइनस यू साइन थीटा, तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कितना है, 2m यू साइन थीटा। ज़्यादा हो गया क्या? तो ये मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, mg के लिए। अरे वाई डायरेक्शन में एक ही तो लौता फोर्स है, क्या है वो, mg। तो mg के कारण विच इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स, ये मोमेंटम चेंज होता है। बात समझ में आया? बट दिस mg इज नॉट इम्पल्सिव। हमारा जो वेट है वो इम्पल्सिव नहीं है, झटका नहीं है, राइट। वो हमारे ऊपर हमेशा एक्ट करते रहता है। बट एज बिकॉज mg इवन दो इट इज नॉट अ वेरी लार्ज फोर्स बट इट हैज कॉस्ट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज इन दैट केस द टाइम इन्वॉल्व इज वेरी लार्ज। बहुत टाइम के लिए mg को बहुत टाइम मिलता है मोमेंटम बदलने के लिए, तो सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। एग्जैक्टली। अभी देखो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इस यहाँ तक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा तो इसको इम्पल्स बोलेंगे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि लेट मी टेक द केस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज, दो ब्लॉक्स आके कोलाइड करते हैं, तो mg दिस इज mg, दिस आर नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। हमेशा याद रखना mg स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कभी भी झटका नहीं लगा सकता, पता है ना। स्प्रिंग तो आलसी है ना, वो धीरे धीरे फोर्स लगाता है, kx पे डिपेंड करता है, पढ़ा है एनएलएम में। x का वैल्यू धीरे धीरे चेंज होगा तो वो फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स हो या mg हो, वो कभी भी झटका, अरे यार स्प्रिंग तो यूज़ करते हैं झटका कमाने के लिए, राइट। गाड़ियों में स्प्रिंग क्यों होता है, ताकि जोर का झटका ना लगे, आराम से लगे, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता, mg कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता, तो mg इज नॉन इम्पल्सिव। अभी कोलाइड करेगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल लगेगा, और ज़मीन से इस पर एक n1 लगेगा, ज़मीन से इस पर एक n2 लगेगा। देखो दोनों नॉर्मल फोर्सेस, वर्टिकल वाला भी नॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल वाला भी नॉर्मल है, लेकिन इस नॉर्मल को मैं इम्पल्सिव फोर्स बुलाऊंगा, लेकिन इस नॉर्मल को मैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स बुलाऊंगा। देखो दे आर कोलाइडिंग, राइट। जब कोलाइड करेंगे, जब एक दूसरे को धक्का लगाएगा, तब ये वाला नॉर्मल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा यार। क्या समझ नहीं आया क्या? ये वाला नॉर्मल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तब उस नॉर्मल को हम क्या बुला देंगे, इम्पल्सिव। लेकिन वर्टिकल वाला नॉर्मल वो तो झटका नहीं, वो तो लग ही रहा है, तो उसको हम नॉन इम्पल्सिव बुलाएंगे, ठीक। अच्छा, जैसे कि ये सिचुएशन, ये बड़ा वाला स्फीयर आके इसके साथ टकराता है, इसका एफबीडी अगर हम बनाएं, अगर तुमको याद है, इस पर एक नॉर्मल लगेगा और इस पर इस तरफ एक नॉर्मल लगेगा, अंडरस्टूड। ज़मीन से इस पर लगेगा, दैट इज से दैट इज n1, और ज़मीन से यहाँ पर लगेगा, दैट इज से दैट इज n2। mg तो लग ही रहा है, m1g m2g, वो तो हमेशा लगता है m1g m2g, सो दिस इज नॉन इम्पल्सिव, झटका नहीं है। ये दो नॉर्मल तो झटका है, सबको पता है सर, ये तो इम्पल्सिव होगा ही, बिकॉज दिस फोर्स, आवाज़ कहाँ सर है? अच्छा चलो, बिकॉज दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज कोलिशन वाला फोर्स, राइट, तो इम्पल्सिव हो जाएगा। समझ में आया? What about N1 and N2? Are they impulsive or non-impulsive? चलो मैं तुमको आधा आंसर दे देता हूँ, दोनों में से एक इम्पल्सिव है, एक नॉन इम्पल्सिव है। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या बड़ा वाला बॉल छोटे वाले बॉल को ज़मीन की तरफ ज़्यादा नहीं दबा रहा? दे रहा ही नहीं दे रहा, बिकॉज देखो इस नॉर्मल के एक कॉम्पोनेंट ज़मीन की तरफ आएगा ही नहीं आएगा, तो ज़मीन को बॉल ज़्यादा प्रेस करेगा, तो ज़मीन भी बॉल को ज़्यादा प्रेस करेगा। बात समझ में आया? तो ये वाला जो N2 है ये इम्पल्सिव हो जाएगा, लेकिन देखो ये वाला जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ कंपोनेंट ऑफर कर रहा है, ये वाला नॉर्मल बॉल को ऊपर उठाने का कोशिश कर रहा है, मतलब बड़े वाले बॉल का और ज़मीन के साथ जो प्रेसिंग टेंडेंसी है उसको घटा रहा है। फील करो यार चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ। छोटा वाला बॉल बड़े वाले बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, बड़ा वाला बॉल छोटे वाले बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, तो नीचे झटका मारेगा तो ज़मीन वाला नॉर्मल बढ़ जाएगा। लेकिन छोटा वाला बॉल अगर बड़े वाले बॉल को ऊपर की तरफ झटका मारेगा तो बॉल थोड़ा उठने का टेंडेंसी आएगा, तो
तो ज़मीन वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तब ये वाला जो नॉर्मल है दिस इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आया? जैसे कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि इस फोर्स को ही इतना फोर्स होगा तो इम्पल्सिव बोलेंगे, इतना फोर्स नहीं होगा तो नॉन इम्पल्सिव बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन, अभी अगर मैं एक बक्सा लेके ज़मीन पे ऐसे फेंक दूँ तब ये फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव होगा, करेक्ट। बट अगर मैं एक बॉल को लेता हूँ ऐसे और स्लैंट करके ज़मीन में फेंकता हूँ तो बॉल आके जब ज़मीन को हिट करेगा तब जो नॉर्मल लगेगा वो बहुत बड़ा होगा। और इसी नॉर्मल पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। F=μn सुना होगा ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर नॉर्मल इम्पल्सिव हो गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अगर मैं बक्से को लेके सिंपली ऐसे स्लाइड करवा दूँ तब वो फ्रिक्शन क्या होगा, झटका नहीं होगा। कुछ छोटे टाइम में मतलब ज़्यादा मोमेंटम चेंज नहीं कराएगा। हाँ, लंबे टाइम में तो मोमेंटम चेंज करवा ही देगा, क्योंकि बक्से के पास इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनली बक्सा रुक जाएगा। तो मोमेंटम चेंज तो हुआ, किसने कराया, फ्रिक्शन ने कराया। बट विल यू कॉल फ्रिक्शन एन इम्पल्सिव फोर्स इन दिस केस? नो, बिकॉज दिस इज नॉट ए वेरी लार्ज फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन इम्पल्सिव होगा और कौन इम्पल्सिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो पॉज बटन। इधर इधर ओए, इधर सुनो, कमा इस तरफ देखो। गन जो है वो बुलेट को शूट कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली बुलेट को गन के अंदर का जो स्प्रिंग है वो क्या कर रहा होगा, बुलेट को धक्का देके बाहर फेंक रहा होगा। तो गन ने बुलेट को बाहर फेंका तो बुलेट भी गन पे पीछे फोर्स लगाएगा। तो बुलेट पे जितना फोर्स लगेगा गन पे भी। डियर भाई भाई, एक्शन ही एक्शन पेयर्स। पॉज करना, पॉज। ये उठाना पड़ेगा। निकल निकल, काट दिया क्या? हाँ।